व्यूअर्स, क्या आपने कभी ऐसी आवाज़ सुनी है जो दिल के टूटने की सदा भी हो और रूह की तसल्ली भी? क्या आप जानते हैं वो कौन था जिसने गज़ल को सिर्फ गाया नहीं बल्कि उसे जिंदा कर दिया? एक ऐसा फनकार जो भारत के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, लेकिन उसकी आवाज़ सरहदों की मोहताज ना रही, जिसे दुनिया ने नाम दिया शहंशाह गज़ल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेहंदी हसन की। लेकिन सवाल ये है, हर एक आम से खानदान में पैदा होने वाला ये लड़का कैसे बरसगीर की मौसीकी का सबसे बड़ा नाम बन गया? कैसे उसने रेडियो से शुरू किया और दुनिया के बड़े बड़े स्टेज तक पहुंच गया? और क्यों आज भी बरसों बाद जब उनकी गज़ल बजती है तो वक़्त जैसे ठहर सा जाता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि उनकी पैदाइश और खानदानी पस मंज़र क्या था, हिजरत का दर्द और जद्दोजहद, कैरियर की शुरुआत और असल ब्रेक थ्रो, और वो राज जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक गुलकार की कहानी नहीं, ये एक अहद की दास्तान है। व्यूअर्स, आइए अब हम इस अजीम फनकार की इब्तदाई ज़िंदगी को तफसील से जानते हैं, क्योंकि किसी भी बड़े इंसान की कामयाबी के पीछे उसकी जड़ें बहुत अहम होती हैं। उसका पूरा नाम था मेहंदी हसन, और दुनिया ने जो उसे नाम दिया था वो था शहंशाह गज़ल। मेहंदी हसन 18 जुलाई 1927 को पैदा हुए। यह वो वक़्त था जब बरसगीर मुत्तहिद था और मौसीकी अपने रवायती अंदाज में घरों और दरबारों तक महदूद थी। उनकी पैदाइश भारत की मौजूदा रियासत राजस्थान के ज़िला झुंझुनू के एक छोटे से गांव लोना में हुई। ये इलाका अपनी सहराई फ़ज़ा और रवायती मौसीकी के लिए मशहूर था, और यही माहौल उनकी इब्तदाई तरबियत की बुनियाद बना। व्यूअर्स, मेहंदी हसन का ताल्लुक एक खालिस मौसीकार घराने से था। उनके वालिद का नाम था उस्ताद अजीम खान, जो दरबार गायक थे और क्लासिकी मौसीकी के माहिर समझे जाते थे। उनके चचा उस्ताद इस्माइल खान, वो भी आला पाए के मौसीकार थे। ये खानदान तकरीबन 16 पुश्तों से क्लासिकी मौसीकी से वाबस्ता था। यानी मेहंदी हसन के लिए मौसीकी कोई शौक नहीं था, बल्कि एक विरासत थी। मेहंदी हसन ने सिर्फ 8 बरस की उम्र में बाकायदा क्लासिकी मौसीकी की तरबियत शुरू कर दी। उन्हें दुरपद और ख्याल गायकी सिखाई गई। रोजाना कई घंटे रियाज करवाया जाता था। टफ डिसिप्लिन और रवायत की पाबंदी उनकी तरबियत का हिस्सा थी। सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्होंने अपने वालिद के साथ स्टेज पर पहली बाकायदा परफॉर्मेंस दी। यही वो बुनियाद थी जिसने आगे चलकर उन्हें गज़ल का बेताज बादशाह बना दिया। व्यूअर्स, मेहंदी हसन का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। वो एक ऐसे घराने में पैदा हुए जहां सुबह का आगाज भी सुर और ताल में होता था और रात का एहतमाम भी रियाज पर। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, मेहंदी हसन घंटों बैठकर सुर की मशक करते थे। उनके वालिद उस्ताद अजीम खान नहायत सेहत मिजाज इंसान थे। वो चाहते थे कि बेटा सिर्फ गाना नहीं सीखे बल्कि क्लासिकी मौसीकी की रूह को समझे। कहा जाता है कि कम उम्र में ही उन्हें रोजाना कई घंटे रियाज करना पड़ता था। गर्मी हो या सर्दी, मशक में कोई नागा नहीं था। यही नज़्म ज़ब्त आगे चलकर उनकी पहचान बना। व्यूअर्स, क्योंकि वो एक रिवायती मौसीकार खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए उनकी बाकायदा स्कूल या कॉलेज की तालीम ज़्यादा नहीं हो सकी। उनकी असल तालीम थी क्लासिकी मौसीकी, सुर और राग की बारीकियाँ, दुरपद और ख्याल की तरबियत। यानी जहाँ आम बच्चे किताबें पढ़ते थे, वहाँ मेहंदी हसन राग और दरबारी सीखते थे। तक़सीम हिंद 1947 के बाद जब उनका खानदान पाकिस्तान हिजरत करके आया तो माली हालात खराब हो गए और तालीम या मौसीकी दोनों ही मुतासिर हुए। उन्हें जिंदा रहने के लिए मुख्तलिफ मेहनत मजदूरी भी करनी पड़ी। व्यूअर्स, मेहंदी हसन की सबसे बड़ी खासियत सुर पर मुकम्मल कंट्रोल, आवाज में गहराई और दर्द और क्लासिकी बुनियाद की मजबूती है। कम उम्र में ही वो मुश्किल से मुश्किल राग आसानी से गा लेते थे। उनकी आवाज में कुदरती मिठास और ठहराव था, जो बाद में उनकी गजल गायकी की पहचान बना। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। 1947 के हिजरत के बाद
ان کا خاندان پاکستان آ کر بالکل نئے حالات سے دوچار تھا۔ انہوں نے سائیکلوں کی مرمت کی دکان پر کام کیا، بعد میں ٹریکٹر اور کار مکینک کے طور پر بھی کام کیا، کئی برس تک غربت اور مشکلات کا سامنا کیا۔ سوچئے، ایک ایسا لڑکا جس کے خاندان کی 16 پشتیں شاہی درباروں میں گاتی رہی ہو، وہی لڑکا ایک ورکشاپ میں پسینہ بہا رہا تھا، لیکن انہوں نے موسیقی نہیں چھوڑی، کام کے بعد ریاض جاری رکھا، اور یہی ثابت قدمی ایک دن انہیں ریڈیو پاکستان تک لے گئی۔ غربت نے ان کی آواز کو خاموش کرنے کی کوشش کی، مگر شاید قسمت کو منظور تھا کہ یہ آواز پوری دنیا سنے۔ ہجرت کے بعد کئی برسوں تک غربت کا سامنا کرنے کے باوجود مہندی حسن نے موسیقی کا دامن نہیں چھوڑا۔ بالآخر 1952 میں انہیں ریڈیو پاکستان پر گانے کا موقع ملا۔ ان کی پہلی باقاعدہ نشریات ایک ٹھمری پر مشتمل تھی۔ شروع میں وہ زیادہ مشہور نہیں ہوئے کیونکہ اس وقت فلمی گیتوں کا دور تھا، لیکن انہوں نے جلد بازی نہیں کی، وہ خاموشی سے اپنی کلاسیکی بنیاد کو مضبوط کرتے رہے۔ 1960s کی دہائی میں ان کی غزل گائیکی نے اصل پہچان بنانا شروع کی۔ یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے فلموں کے لیے گانا شروع کیا اور عوام میں مقبولیت حاصل کی۔ ویورز، مہندی حسن کی زندگی میں کئی سنگ میل آئے۔ 1962 کے بعد ان کی فلمی غزلوں میں انہیں گھر گھر پہنچا دیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن PTV پر پرفارمنس نے شہرت کو عروج دیا۔ 1970 اور 1980s کی دہائی میں وہ عالمی سطح پر کنسرٹس کرنے لگے۔ بھارت، نیپال، بنگلہ دیش، خلیجی ممالک، یورپ اور امریکہ میں بھی ان کے کنسرٹس ہوئے۔ انہیں پاکستان حکومت کی جانب سے کئی اعلیٰ اعزازات بھی دیے گئے، جن میں تمغہ امتیاز، ستارہ امتیاز اور پرائیڈ آف پرفارمنس۔ یہ اعزازات اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ صرف ایک گلوکار نہیں بلکہ قومی سرمایہ بن چکے ہیں۔ ویورز، مہندی حسن کی سب سے بڑی خدمات یہ تھی کہ انہوں نے غزل کو کلاسیکی بنیادوں پر عوام تک پہنچایا۔ ان سے پہلے غزل نسبتاً محدود طبقے تک تھی، مگر انہوں نے اسے عام لوگوں کے دلوں تک پہنچا دیا۔ ان کی گائیکی کی خصوصیات، ہر لفظ کی واضح ادائیگی، شعر کی روح کو سمجھ کر گانا، کلاسیکی راگوں کو غزل میں پرو دینا، آواز میں درد اور ٹھہراؤ۔ انہوں نے میر، غالب، فیض، احمد، فراز جیسے شعراء کے کلام کو نئی زندگی دی۔ ان کے انداز نے آنے والی نسلوں کے گلوکار کو بھی متاثر کیا، لیکن ان کی زندگی میں چند بڑے موڑ آئے۔ ریڈیو پاکستان پر پہلا موقع 1952، یہ وہ دروازہ تھا جہاں سے ان کا سفر شروع ہوا۔ فلمی غزلوں کی کامیابی 1960s، یہ وہ مرحلہ تھا جب وہ عوامی سطح پر مقبول ہوئے۔ بین الاقوامی کنسرٹ 1970s to 1980s، یہ وہ وقت تھا جب انہیں واقعی شہنشاہ غزل کہا جانے لگا۔ صحت کے مسائل 2000 کے بعد آخری برسوں میں بیماری نے ان کی آواز کو کافی متاثر کیا، لیکن ان کی عزت اور مقام کو وہ کم نہ کر سکا۔ زندگی کے آخری برسوں میں انہیں شدید بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پھیپھڑوں کے مسائل، فالج کے اثرات، طویل علاج اور کمزوری۔ یہ وہ وقت تھا جب ان کی آواز متاثر ہوئی، لیکن ان کے چاہنے والوں کی محبت کم نہیں ہوئی۔ لیکن ویورز، یہاں ایک سوال کہ مہندی حسن نے مشکلات کو کیسے شکست دی اور ان کا کیسے سامنا کیا؟ مہندی حسن نے ریاض کبھی نہیں چھوڑا، چاہے وہ مکینک تھے یا گلوکار۔ روزانہ ریاض ان کی زندگی کا حصہ رہا۔ ان کا ماننا تھا اگر میں نے ریاض چھوڑ دیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ صبر اور مستقل مزاجی۔ انہوں نے جلد شہرت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جانتے تھے کہ مضبوط بنیاد وقت لیتی ہے، اس لیے جب موقع ملا تو وہ مکمل تیار رہے۔ انہوں نے کبھی اپنی اصل پہچان نہیں چھوڑی۔ جہاں دوسرے گلوکار آسان دھنوں کی طرف گئے، وہ کلاسیکی اصولوں پر قائم رہے، اور یہی چیز انہیں دوسروں سے مختلف بناتی تھی، اور انہوں نے اپنے درد کو ہی اپنی طاقت بنایا۔ ہجرت کا دکھ، غربت کی تکلیف، بیماریوں کی کمزوری، یہ سب ان کی آواز میں شامل ہو گیا۔ شاید اسی لیے جب وہ غزل گاتے تھے تو لگتا تھا وہ صرف شعر نہیں پڑھ رہے، وہ اپنی زندگی، اپنی لوک داستان سنا رہے ہیں۔ ویورز، مہندی حسن کی ذاتی زندگی سادہ مگر ذمہ داریوں سے بھرپور تھی۔ ان کی متعدد شادیاں ہوئیں، جیسا کہ اس دور اور خاندانی روایت میں عام تھا۔
वो एक बड़े खानदान के सरबराह थे और अपनी तमाम बीवियों और बच्चों की कफालत और देखभाल की जिम्मेदारी निभाते रहे। उनकी इस दवाजी जिंदगी ज्यादा मीडिया पर ज़ेरे बहस नहीं रही क्योंकि वो निजी मामलात को आम करने के कायल नहीं थे और मेहंदी हसन के कई बेटे और बेटियां थी। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक 10 से ज़ायद औलादें थी। उनके कुछ बेटों ने मौसीकी के शोबों में कदम रखा, खास तौर पर आरफ मेहंदी और आसम मेहंदी। उन्होंने अपने वालिद की गायकी के अंदाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की। मेहंदी हसन अपने बच्चों से बेहद मोहब्बत करते थे और चाहते थे कि वह तालीम और हुनर दोनों हासिल करें। अगरचे उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा मौसीकी के गिर्द घूमता था, लेकिन उन्हें मुतालिया का शौक था, शायरी सुनने और समझने में दिलचस्पी थी, खामोशी और पुरसुकून माहौल पसंद था, दोस्तों की महफिल में बैठना पसंद करते थे। वो अक्सर कहते थे कि गज़ल गाने के लिए शायरी को समझना ज़रूरी है, इसलिए वो शेर के मफ़हूम पर खास तवज्जो देते थे। लेकिन व्यूवर्स, इस अजीम आवाज़ को एक दिन खामोश होना ही था, मगर कुछ आवाज़ें खामोश होकर भी सदियों तक गूंजती रहती हैं। मेहंदी हसन की ज़िंदगी का आखिरी बाब भी इतना ही बावकार था जितना उसका फ़न। मेहंदी हसन का इंतकाल 13 जून 2012 को हुआ। वो कराची, पाकिस्तान में तवील अलालत के बाद इस दुनिया से रुखसत हुए। उनकी उम्र उस वक़्त 84 बरस थी। ज़िंदगी के आखिरी बरसों में वो शदीद बीमारियों में मुब्तला रहे। फेफड़ों के मसाइल, सांस की तकलीफ, फालज के असरात, अमूमी कमज़ोरी। कई साल तक वो बिस्तरे अलालत पर रहे और बिल-आखिर 13 जून 2012 को उनका इंतकाल हो गया। उनकी नमाज़ जनाजा में फनकारों, सियासी शख्सियात और हज़ारों मदाहों ने शिरकत की। ये इस बात का सबूत था कि वो सिर्फ एक गुलकार नहीं, एक कौमी असासा थे। उन्हें कराची में सुपुर्द हाक किया गया। मेहंदी हसन की असल ताकत उनके जाने के बाद मजीद वाज़िया हुई। उन्होंने गज़ल को नई पहचान दी, क्लासिकी मौसीकी को अवाम तक पहुंचाया, शायरी को आवाज़ की गहराई से जोड़ा, आने वाली नस्लों के लिए मयार कायम किया। आज भी अगर कोई गज़ल गायकी सीखना चाहता है तो उसे मेहंदी हसन को सुनना पड़ता है। बड़े बड़े गुलकार उन्हें अपना उस्ताद मानते हैं। उनकी गज़लें आज भी रेडियो, टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सुनी जाती हैं। व्यूअर्स, 13 जून 2012 को एक जिस्म ज़रूर रुखसत हुआ, मगर एक आवाज़, एक अंदाज, एक मयार हमेशा के लिए अमर हो गया, क्योंकि कुछ फनकार मरते नहीं, वो तारीफ बन जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इसी के साथ बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि नई आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंच सके और आप उसे देखते रहें। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़पेपर 786। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।